इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को एफआईआर के बारे में बताने जा रहा हूँ। एफआईआर क्या है, क्या एफआईआर कौन कर सकता है, कैसे हो सकता है और इसके संबंध में क्या क्या रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, और इसके अलावा एफआईआर को क्वैश कैसे कराया जा सकता है, और साथ ही साथ कौन से प्री कंडीशन ऐसे हैं जो एफआईआर के ऊपर यदि लागू होते हैं तब वो क्वैश कराया जा सकता है। तो मित्रों, एफआईआर की चर्चा सीआरपीसी में नहीं की गई है। यह आप लोग भी जानते हैं कि एफआईआर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उसमें सिर्फ पुलिस रिपोर्ट की बात कही गई है, कंप्लेन की बात कही गई। पुलिस रिपोर्ट की बात नहीं, पुलिस रिपोर्ट तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने होता है, वह कंप्लेन की बात कही गई। तो 154 में, सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी की ओर यदि हम देखें तो उसमें कंप्लेन की बात कही गई है कि कोई भी यदि अकरेंस होता है तब वो आप वहां पर जाकर पुलिस को रिपोर्ट कर कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस उसको अपने राइटिंग में लाती है। ये सारे प्रावधान क्या है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे और किस केस में एफआईआर होता है और किस केस में एफआईआर नहीं होता है, इसको भी हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे 154 की जो बात की गई है वो इन्फॉर्मेशन इनकॉग्निजिबल ऑफेंस। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो तरह के ऑफेंस होते हैं, एक तो कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं और दूसरा नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं। तो 154 की जब मैं बात करता हूँ तो 154 में स्पष्ट कहा गया है कि कॉग्निजिबल ऑफेंस जहाँ पर हो रहा है और जो कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है वैसी स्थिति में पुलिस के पास जब लोग जाता है या फिर पुलिस को कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलता है, अम्बिगुअस रिपोर्ट यदि उससे प्राप्त होता है, तब ऐसी स्थिति में पुलिस उसे अपने राइटिंग में लाती है और राइटिंग में लाकर रिड्यूस टू इन द राइटिंग और रिड्यूस उसको अपने राइटिंग में लाकर जो कंप्लेन है उसको एक रिपोर्ट के रूप में वह दर्ज करती है। तो 154 की बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर जो कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात जब मैं करता हूँ तो मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ कि कॉग्निजिबल ऑफेंस किसे कहते हैं। तो जहाँ पर सीरियस कोई क्राइम हुआ है, सीरियस कोई क्राइम हुआ है, जैसे मान लीजिए कि मर्डर हुआ है, जैसे मान लीजिए कि रेप हुआ है, डकैती हुई है, तो ये सारी घटनाएं यदि हुई है तो वह पुलिस के पास यदि इंफॉर्मेशन जाता है और पुलिस के पास जब लोग लेकर जाते हैं इसे, तो यह बाध्यकारी हो जाता है कि वह उस पर रिपोर्ट अपना दर्ज करे, जिसे कि हम बाद में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसे कि हम जो कंप्लेन जो है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इससे मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में भी जब मैं अरेस्ट पढ़ा रहा था उस समय मैंने ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक जजमेंट बताया था, जो कि मैंने कहा था कि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। उससे बहुत सारे पैरामीटर्स पर निर्धारित किए गए। मैंने ललिता कुमारी के बारे में आप लोगों को बतलाया था कि ललिता कुमारी एक नाबालिग लड़की थी जिसे किडनैप कर लिया गया था और उसके पिता ने लाख कोशिशों के बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं करा सके यूपी पुलिस के समक्ष। पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया ही नहीं। तो उन्होंने बाद में जाकर एक केस फाइल किया और वह केस ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के नाम से जाना गया, जिसका कि जजमेंट 2014 में आया। और ये 5 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, 5 जजों का बेंच था। इसमें स्पष्ट कहा गया था कि यदि कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस वैसी स्थिति में इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि उसे एफआईआर दर्ज करना है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकती, वो यह नहीं कर सकती कि नहीं यह एफआईआर दर्ज करने लायक मामला नहीं, यह उसके लिए बाध्यकारी है कि वह एफआईआर दर्ज करे। तो बहुत ही स्पष्ट तौर पर ललिता कुमारी के केस में यह स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा कर दिया गया। और आप लोगों को यह पता ही है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी करती है और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जब जारी करी तो कितना महत्व होता है इसका। कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश जारी करती है तो आर्टिकल 141 के तहत वह कानून बन जाता है और उसे मानना सभी लोगों के लिए बाध्यकारी होता है, वो चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वह लोअर कोर्ट हो या चाहे वह ट्रिब्यूनल हो, कोई भी हो, उसके लिए वह बाध्यकारी बन जाता है। तो वहां पर जहां पर यह रूलिंग आ रही है वहां पर यह मान कर चलिए कि बाध्यकारी है सारी एजेंसी के लिए।
तो पुलिस तो निश्चित रूप से एक जो प्रोसिक्यूशन की एक इम्पॉर्टेंट एजेंसी है, उसके लिए तो बाध्यकारी हो ही जाता है। तो पुलिस के लिए अब बाध्यकारी बना दिया गया कि यदि आपके पास कोई भी मामला ऐसा आता है जो कॉग्निजेबल ऑफेंस का है, तब ऐसी स्थिति में आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आप एफआईआर को लॉन्च नहीं करेंगे। दूसरा, इसी केस में एक और जजमेंट आया, इसी केस में एक और जो बात कही गई, जिसमें कहा गया कि पुलिस को यह देखने का पावर नहीं है कि वह सब्सटेंस इसमें है या सब्सटेंस नहीं है, यह देखने का पावर पुलिस को नहीं है। यह उसको एफआईआर दर्ज करने के पहले उसे वह चेक नहीं कर सकती है कि एफआईआर में कोई सब्सटेंस है या नहीं है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि वह पुलिस जो है उस पर एफआईआर दर्ज करे। उस समय उसके मेरिट पर पुलिस नहीं जा सकती है। मेक इट ए पॉइंट। दो चीजें मैंने आप लोगों को बतलाई जो कि ओरिजिनल सीआरपीसी में जो लैकिंग था और जिसका फायदा पुलिस वाले लोग उठाते थे। पहला है कि एफआईआर यदि आप दर्ज करने जाते तो पुलिस यह कह देती कि एफआईआर दर्ज करने लायक नहीं है, मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा। अभी भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है। अभी मैं आकर बताऊंगा, जब 2020 का ही एक मामला है, यह भी यूपी का ही एक मामला है, तो मैं इसकी चर्चा भी करूंगा। तो यहाँ पर जो है वह बात कहा गया कि यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब ऐसी स्थिति में पुलिस उससे इनकार नहीं कर सकती है, एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है। दूसरी चीज कि पुलिस एफआईआर दर्ज करने के पहले यह नहीं देख सकती कि उसमें सब्सटेंस क्या है, केस का मेरिट क्या है, और इस आधार पर पुलिस उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती है। यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तब ऐसी स्थिति में पुलिस को दर्ज करना है एफआईआर। इस बात को आप जान लीजिए। पुलिस सब्सटेंस को नहीं देख सकती है बल्कि उसे एफआईआर दर्ज करना है। और इसी केस में एक और भी बहुत ही क्लियर कट जो डायरेक्शन आया, उसमें कहा गया कि यदि कोई महिला के साथ कोई अपराध होता है, जैसे मान लीजिए कि 326 हुआ, 326 भी तेजाब फेंकने की जो घटना है और तेजाब से जला देने की जो घटना है, एक बहुत ही हीनस क्राइम के रूप में इसको देखा गया है। इसमें कभी कभी मृत्यु दंड तक की भी सजा होती है, आजीवन कारावास 7 साल वगैरह तक की सजा तो होती है। और दूसरा, ये यदि मामला 354 का है, 354 ए का है, 354 बी का है, 354 सी का है, 354 डी का है, जिसमें छेड़खानी का मामला है, जिसमें स्टॉकिंग का मामला है, ये सारे मामले जो हैं, और वॉयजिंग का मामला है, ये सारे मामले जो हैं यदि हैं। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 376, 370 ए, 376 ए, बी, सी, डी, ई, ये सारे जो केस हैं, जो रेप, गैंग रेप, मैरिटल रेप, इन सारी चीजों से संबंधित है, उससे जो संबंधित मामला है, वैसे केस में पुलिस को जब इंफॉर्मेशन मिलता है तब उसके घर पर जाकर वह उसका केस को दर्ज करना होता है। इस चीज को जान लीजिए कि यदि वैसी कोई घटना होती है और घटना की सूचना मिलती है और पीड़ित वहां तक नहीं आ सकती है, किसी ने इंफॉर्मेशन दिया, जैसे मान लीजिए कि अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, झारखंड का एक न्यूज है जहां पर खूंटी में एक सामूहिक बलात्कार की घटना हो गई। और सामूहिक बलात्कार की जब घटना हुई तो वहां पर पता चल गया, गांव वालों को भी पता चल गया, तुरंत में हल्ला हुआ, लेकिन वह लड़की जो है वह थाने पर नहीं गई, किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि गैंगरेप हुआ है, तो पुलिस वहां जाकर एफआईआर को दर्ज की। और एक बात और भी, इसमें एक डायरेक्शन और भी आया हुआ है जो कि बहुत ही अहम डायरेक्शन है। उस लड़की का जो बयान लिया जाएगा वो महिला पुलिस के द्वारा लिया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी होगी। यह भी बहुत स्पष्ट तौर पर ललिता कुमारी के केस में डायरेक्शन दिया गया कि उसके घर पर उसका बयान लिया जाएगा और साथ ही साथ वह वीडियोग्राफी उसकी होगी। और यह भी एक डायरेक्शन है कि जितना जल्दी हो सके 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने उसको दिलाया जाए। ठीक है, मेडिकल जांच वगैरह तो जो 164 वगैरह के आगे बढ़ेंगे तब बात करेंगे, मेडिकल 24 घंटे के अंदर मेडिकल जांच होनी है, ये सभी हुआ डायरेक्शन उसमें दिया गया था। तो यह जो 326 ए, 326 बी, 354
354 ए बी सी डी, 376 ए बी सी डी ई, ये जितने भी केस हैं उन सारे केस में पीड़िता के घर पर जाकर उसका बयान लिया जाएगा और उसके साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी और महिला पुलिस के द्वारा उसका बयान लिया जाएगा। इसके अलावा एक बात और भी बहुत क्लियर किया गया है इसमें कि यदि महिला अपंग हो, मानसिक रूप से यदि विकलांग हो, फिजिकल रूप से विकलांग हो, तब ऐसी स्थिति में वह बोल नहीं पा रही हो, तब ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की उपस्थिति में, जो इंटरप्रेटर उसके होंगे, उसकी उपस्थिति में उसका गवाह लिया जाएगा और वह भी वीडियोग्राफी होगी। तो पुलिस को एफआईआर करने के पहले जो ब्लैंक उन लोगों को छूट मिला हुआ था, एफआईआर करे ना करे, इसलिए पुलिस को देखकर लोग डरते भी थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उनके ऊपर फंदा कसना शुरू कर दिया और यह पब्लिक के लिए तो बेहतर है ही, वकीलों को भी केस लड़ने में बहुत आसानी है। अब मैं आता हूँ, जो मैंने अभी आपको कहा कि यदि मान लीजिए गूंगी है, मानसिक रूप से अपंग है, तब ऐसी स्थिति में इंटरप्रेटर उसके साथ होंगे, मतलब कि जो समझाने वाले व्यक्ति होंगे वह उसके साथ होंगे, वह जो इशारे में बताएगी उसको वह पुलिस वाले जो है, और पुलिस लेडी पुलिस जो है वह उसको दर्ज करेगी, अपने राइटिंग में दर्ज करेगी उसको। अब जब एफआईआर होता है तो उसमें उस व्यक्ति का भी हस्ताक्षर होना चाहिए जिसने एफआईआर किया है या फिर जो विक्टिम है, ठीक है। और साथ ही साथ दो गवाह भी होने चाहिए। एक गवाह कौन होना चाहिए? एक गवाह जो कि घर का व्यक्ति हो और दूसरा गवाह रिस्पेक्टेड कोई व्यक्ति हो उस इलाके का, ठीक है ना, जो रिस्पेक्टेड कोई व्यक्ति हो। तो इस ढंग से पुलिस के पावर को चेक एंड बैलेंस करने का प्रयास किया गया। एक तरफ पुलिस को यह अधिकार दिया गया है कि आप क्राइम कंट्रोल करिए, क्योंकि पुलिस को यदि अधिकार नहीं होगा तो क्राइम कंट्रोल तो होगा नहीं। तो पुलिस को एक तरफ यह अधिकार दिया गया है कि वो क्राइम कंट्रोल करे, लेकिन दूसरी तरफ मनमाने तरीके से चीजों को न डील करे, जैसा कि पहले पुलिस करती रही है। मैं आप लोगों को पहले ही बतला चुका हूं कि जो पुलिस हमारी है और पुलिस मैनुअल जो 1861 में बना है, वो किस लिए बनाया गया था? वह क्योंकि हम गुलाम राष्ट्र थे और लगातार हम विद्रोह कर रहे थे। 1857 के बाद का विद्रोह का तो लगातार इतिहास है, जो इतिहास पढ़े हैं वो जानते होंगे। तो उसे कुचलने के लिए पुलिस को इमेंस पावर दे दिया गया, और पुलिस को जो इमेंस पावर था, और वही एक्ट अभी तक चला आ रहा है, मेक इट ए पॉइंट, वही एक्ट अभी तक चला आ रहा है। उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, लेकिन कुछ मेजर संशोधन अभी तक नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट समय समय पर जो डायरेक्शन देती है उसके आधार पर यह जो पावर है, जो अनफेटर्ड पावर था, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पूरी तरह से पुलिस को निहत्था भी नहीं बनाया जा सकता है, ये पूरी तरह से पुलिस को छूट भी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि यदि पुलिस को पूरी तरह से छूट दी जाएगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो ब्रिटिश पीरियड में हो रहा था वह होगा, या फिर जो आजादी के कुछ दिनों के बाद तक हो रहा था वह होगा, जो इमरजेंसी के पीरियड में हुआ था 1975 में वह होगा। तो इसीलिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट अपने रूलिंग देती रहती है और वह कानून के रूप में सामने होता है, और पुलिस के लिए वह बाध्यकारी होता है। और पुलिस के लिए भी यदि पुलिस गड़बड़ी करती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर भी दंड का प्रावधान किया गया है। यदि गलत एफआईआर लॉन्च करती है, गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन वह डालती है, तो 3 साल तक की सजा भी हो जा सकती है, जिसे कि मैं आगे आप लोगों को बतलाऊंगा। अब इसमें कि एफआईआर लॉन्च कौन कर सकता है? हु कैन लॉन्च एफआईआर? क्या कोई जोरी है कि विक्टिम ही करेगा? ये कोई जोरी नहीं है। किसी भी व्यक्ति को जिसे कि कॉग्निजिबल ऑफेंस का पता चल जाए वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे कि यह पता चल जाए कि कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। ऐसे सामान्यतः एफआईआर विक्टिम या विक्टिम के परिवार के लोग, ये सभी लोग में से कोई एफआईआर लॉन्च करते हैं। लेकिन यदि कहीं पर यह पता चल जाता है किसी भी व्यक्ति को कॉग्निजिबल ऑफेंस हुआ है, और पुलिस को जब वो इंफॉर्मेशन देता है, तो पुलिस या तो खुद से या वह व्यक्ति के कहने पर एफआईआर लॉन्च करती है। लेकिन पुलिस इसके पहले यह जरूर जानना चाहती है, जरूर वेरीफाई करना चाहती है कि जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत है। तो ये क्लियर हो गया कौन कर सकता है एफआईआर।
तो मैं इन सारी चीजों के साथ साथ बताऊंगा कि एडवोकेट का रोल कहाँ कहाँ पर है और किस ढंग से है। ठीक है, आज मैं प्रावधानों की चर्चा कर रहा हूँ। इसके बाद आप है कि कैसे एफआईआर को रजिस्टर कर सकते हैं। अभी मैंने आप लोगों को बतलाया था एफआईआर रजिस्ट्रेशन की बात, ये कैसे एफआईआर रजिस्टर होता है। यदि कोई भी विक्टिम का कोई भी रिलेटिव या फिर कोई भी व्यक्ति जिसे उस चीज की जानकारी है या फिर कोई भी विटनेस, एक चीज मैं पहले आपको बतला दूं, मैंने जो इसके पहले कहा था कि कोई भी व्यक्ति, जब मैंने कहा कि कौन व्यक्ति एफआईआर लॉन्च कर सकता है, तो कोई भी व्यक्ति जिससे की यह जानकारी है कि वह केस लॉन्च कर सकता है। मैं झारखंड हाई कोर्ट में एक केस में बहस कर रहा था, ठीक है, चीफ जस्टिस का कोर्ट था, मैं बहस कर रहा था। वहां पर एक वकील ने कहा कि एफआईआर जो लॉन्च किया गया है मिलोड, वो एफआईआर विक्टिम के द्वारा या उसकी किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया, इसीलिए यह मेंटेनेबल केस नहीं है, ये केस जो है मेंटेनेबल नहीं है। तो मेरे बोलने के पहले चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि आप सीआरपीसी के प्रावधान को पढ़िए और जजमेंट को पढ़िए सुप्रीम कोर्ट के, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल केस में एफआईआर लॉन्च करा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसे कि इस घटना की जानकारी है वह भी एफआईआर लॉन्च करा सकता है। इसके अलावा पुलिस यदि खुद चाहे, पुलिस जैसे मान लीजिए कि कहीं पर मर्डर हो गया, कहीं पर मर्डर हो गया और मर्डर करने के बाद कोई भी व्यक्ति सामने आ ही नहीं रहा है, कोई भी व्यक्ति जो सामने नहीं आ रहा है, और जब सामने नहीं आ रहा पुलिस को पता चला, पुलिस वहां पहुंच गई, तब क्या होगा? पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी या नहीं करेगी? कोई भी व्यक्ति जब सामने नहीं आ रहा, इवन गवाही जैसे किसी बाहुबली के द्वारा किसी का मर्डर कर दिया गया और लोगों को इसकी जानकारी है लेकिन लोग सामने नहीं आ रहे। बहुत सारे आप सिनेमा में देखते होंगे कि सामने से मारकर जो बाहुबली है वह निकल जाता है, लेकिन कोई भी आदमी सामने आने को तैयार नहीं होता है, एफआईआर लॉन्च कराने को तैयार नहीं होता है, इवन आई विटनेस बनने को तैयार नहीं होता है। तब ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करेगी? पुलिस एफआईआर लॉन्च करेगी। तो किसी भी व्यक्ति को जिसे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की जानकारी है वो एफआईआर लॉन्च करता है। पुलिस को पता चलता है तो पुलिस एफआईआर लॉन्च करती है। और तीसरा यदि है कि विक्टिम एफआईआर लॉन्च कर सकता है, और चौथा है कि विक्टिम के कोई रिलेटिव जो है वह उसके कोई परिचित यह लॉन्च कर सकते हैं। कोई भी जो आई विटनेस है वह इसको लॉन्च कर सकता है। तो यह सारी चीजें दी गई है। ऐसा नहीं कि कोई भी जो विक्टिम है वही एफआईआर लॉन्च करेगा। यदि आपको पता चलता है तो आप भी जाकर एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैं पढ़ रहा था, शाहजहांपुर में एक वकील का मर्डर हो गया कि वह एक शाहजहांपुर में एक अदालत में एक वकील को पीछे से माथे पर गोली मार दी गई। कोई आई विटनेस नहीं था। जब उस विभाग का रिकॉर्ड विभाग के क्लर्क को पता चला तो वह क्लर्क जो है वह सीधे पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आई और पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया। ठीक है, उसमें गवाही वह था, वह व्यक्ति जो था वह गवाही था, ये पुलिस ने एफआईआर लॉन्च किया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कोई भी यदि सामने नहीं आता है तो पुलिस पहुंचती है और पुलिस जो है वह एफआईआर को लॉन्च करती है। तो क्लियर हो गया कौन एफआईआर लॉन्च कर सकता है। अब एफआईआर लॉन्च किया कैसे जाता है? सेक्शन 154(1) में मैंने आप लोगों को बतलाया कि जब कोई घटना होती है और व्यक्ति पुलिस के पास जाता है और पुलिस तब वो ओरली यदि किसी बात को बतलाता है, ओरली यदि अपनी बात को रखता है तो पुलिस अपने उसे राइटिंग में लाती है, लिखती है और उस व्यक्ति से सिग्नेचर करवा लेती है। और यदि पुलिस खुद एफआईआर लॉन्च करती है तो पुलिस पूरी घटना की चर्चा एफआईआर में करती है और वह कहती है कि मैं वहां जाकर देखा और मैं एफआईआर लॉन्च कर रहा हूँ। वहां पर इन्फॉर्मेंट कौन हो जाता है? तो पुलिस हो जाती है। ठीक है ना, वो पुलिस हो जाती है। तो एफआईआर इस ढंग से लॉन्च होता है जिसमें कि दो व्यक्तियों का सिग्नेचर होता है और जो इन्फॉर्मेंट है या जो विक्टिम है उसका भी सिग्नेचर होता है। अब मैं आता हूँ आगे बढ़ते हुए कि एफआईआर यदि लॉन्च नहीं किया गया तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। यहाँ पर वकील का रोल शुरू हो जाता है।
यहाँ पर हम लोगों का रोल जो है वह शुरू हो जाता है। तो इसमें 2 रेमेडी है, एक तो स्टैट्यूटरी रेमेडी है और दूसरा है लीगल रेमेडी है, जुडिशियल रेमेडी है। स्टैट्यूटरी रेमेडी क्या है? हम 154 सबसेक्शन 3 की बात करें, ठीक है, जिसमें कहा गया कि यदि पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, डिनाई करती है, तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम? तब हम पूरे अपनी राइटिंग में चीजों को एसपी को लिखेंगे, ठीक है, और पूरी घटना की जानकारी देंगे कि क्या क्या घटना हुई, और मैं उस थाने में गया था लेकिन वहां पर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च नहीं की। तो एसपी को लिखेंगे, और एसपी को यदि लगता है कि वह उसमें कुछ सब्सटेंस है, कुछ सत्यता है, तो एसपी या तो खुद उस चीज की जांच करते हैं और वह विक्टिम से या तो मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं 326 से 326 बी वगैरह, 354, 376 वगैरह की बात कर रहा था, तो वहां पर एसपी खुद जाकर विक्टिम से मिलते हैं, या फिर यदि वैसी कोई बात नहीं है तो वह विक्टिम को या इंफॉर्मेंट को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहां सारी बातों को जानते हैं। और यदि एसपी को लगता है कि इसमें कुछ सब्सटेंस है, सत्यता है, तब ऐसी स्थिति में वह आदेश देते हैं एफआईआर लॉन्च करने का। सपोज करिए कि किसी केस में एसपी भी मिले हुए, ठीक है ना, थाना तो मिला हुआ है, एसपी भी मिले हुए, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम भी नहीं एफआईआर लॉन्च करेंगे, हम डायरेक्शन नहीं देंगे पुलिस को, हम एफआईआर लॉन्च करने का डायरेक्शन नहीं देंगे। तब इस स्थिति में क्या आपके सामने उपाय है? तब आप देखेंगे कि 154 में प्रोविजन किया गया है कि ऐसी स्थिति में आप कहाँ जाएंगे? ऐसी स्थिति में आप कोर्ट जाएंगे कंप्लेन केस करने के लिए। और 154 सबसेक्शन 3 में 6 में और 190 दोनों को टू रीड विथ 190 के साथ हम कंप्लेन केस फाइल करते हैं। और जब कंप्लेन केस फाइल होता है तो सबसे पहले कोर्ट क्या करता है? तो कोर्ट सबसे पहले कॉग्निजेंस लेता है, ठीक है, और साथ ही साथ वह स्टेटमेंट लेता है विक्टिम का, वह स्टेटमेंट लेता है कंप्लेनेंट का, ठीक है, कि किस आधार पर क्या क्या होती है, उसको लगता है कि ये सही है, तब ऐसी स्थिति में वह पुलिस को डायरेक्शन देते हैं कि एफआईआर लॉन्च करिए और इन्वेस्टिगेशन कर रिपोर्ट सबमिट करिए। फिर प्रक्रिया वही हो जाती है जो प्रक्रिया पुलिस केस के द्वारा हुई थी। एक और मैं आपको बता दूं कि 154 के तहत जब केस दर्ज किया जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो मैं आपको पिछले क्लास में बतलाया था कि पुलिस को इसमें इन्वेस्टिगेशन का पावर है और बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का पावर है और बिना वारंट के गिरफ्तारी का भी अधिकार है। मैं आप लोग को यह बतला चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ जब कंप्लेन केस होता है तब ऐसी स्थिति में कोर्ट के डायरेक्शन से यह इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है और उसके साथ साथ एफआईआर को लॉन्च किया जाता है। फिर उसके बाद की प्रक्रिया वैसे ही होती है, वैसे ही चार्ज फ्रेम किया जाता है, सारी प्रक्रिया फिर वैसे ही होती है जैसा कि पुलिस रिपोर्ट के द्वारा वो सारी प्रक्रिया होती है। अब इसमें एक बात और भी है, ठीक है, पुलिस जब एफआईआर लॉन्च करती है तब ऐसी स्थिति में पुलिस को एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट विक्टिम को देनी है, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी विक्टिम को देनी है। इसी के सिलसिले में मैं केस की बात कर रहा था जो मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि मिस एक्स, ये शाहजहांपुर की घटना है। अभी मैं थोड़ी देर पहले शाहजहांपुर की चर्चा किया था कि मिस एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020, इसमें 3 जजों के बेंच ने एक फैसला दिया और यह फैसला था डॉक्यूमेंट से ही संबंधित कि लेकिन वो डॉक्यूमेंट से संबंधित जो मामला था वो थोड़ा डिफरेंट था। पहले मैं इस केस की चर्चा कर दूं। शाहजहांपुर में एक परिवार रहता था, उसकी बेटी जो थी वह किसी बाबा के पास जाती थी, वह चिन्मयानंद स्वामी, आप जो यूपी के हैं सब जानते होंगे, और उसके बाद वह लड़की गायब हो गई। बाद में उसके माता पिता ने को किसी ने नोटिस में लाया कि उस बाबा के फेसबुक पर कुछ अश्लील वीडियो उस लड़की का अपलोड किया गया, तो उस पर केस करने के लिए पुलिस गई, लेकिन
ये रजिस्टर्ड नहीं किया गया, केस को रजिस्टर्ड नहीं किया गया, और साथ ही साथ इनको धमकी भी मिलने लगी। तब यह सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस के तहत इन्होंने याचिका दर्ज की। हैबियस कॉर्पस आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने हैबियस कॉर्पस क्या है, आप लोगों को मैं सिर्फ जानकारी दे दूं। यदि किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया गया है, कैद करके रखा गया है, तो उसे रिट याचिका के द्वारा, ठीक है, रिट याचिका के द्वारा, हैबियस कॉर्पस के द्वारा उसे आजाद करने का आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। वह जो है आपको बता दूं कि यदि ये पुलिस ने इलीगली डिटेन किया है, यदि किसी व्यक्ति ने इलीगली डिटेन किया है, तो यहाँ पर तो किसी व्यक्ति ने, जो स्वामी चिन्मयानंद स्वामी थे, उन्होंने इलीगली डिटेन किया हुआ था, और उनके कहने के बावजूद भी ना पुलिस एफआईआर कर रही थी, ना बाबा लड़की का कोई ट्रस्ट बता रहे थे, कोई भी ट्रस्ट नहीं बता रहे थे। तो बाद में जब पुलिस केस हुआ तो वो लड़की अपियर हुए राजस्थान में कहीं पर, और उसने कहा कि मैं शाहजहांपुर नहीं जाना चाहती हूँ, और किस इन्फ्लुएंस में थी पता नहीं है। और यहाँ पर उस इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर पुलिस ने एफआईआर लॉन्च कर दिया। उसके 3 दिनों के बाद एफआईआर लॉन्च किया गया। एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस रिपोर्ट जो है वह सबमिट किया गया। इनिशियल पुलिस रिपोर्ट जो सबमिट किया जाता है, वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया गया। 24 घंटे के अंदर जो रिपोर्ट सबमिट किया जाता है। इन द मीन टाइम उस तथाकथित बाबा ने कोर्ट में एक आवेदन दे दिया कि मुझे जो भी डॉक्यूमेंट्स है वह डॉक्यूमेंट्स मुझे उपलब्ध कराए जाए। जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया, जो लड़की का स्टेटमेंट है, बाद में लड़की का स्टेटमेंट भी हुआ, उसके परिवार वालों का भी की गवाही हुई, तो वह डॉक्यूमेंट्स मुझे उपलब्ध कराया जाए। लेकिन लोअर कोर्ट ने यह कहकर केस को रिजेक्ट कर दिया, उनके प्ली को रिजेक्ट कर दिया कि यह डॉक्यूमेंट अभी नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता। और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड क्यों नहीं कराया जा सकता, इसके पीछे भी उन्होंने प्ली दिया। उन्होंने कहा कि चार्जशीट सबमिट होने के पहले, अर्थात इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के पहले, यदि रिपोर्ट को हैंड ओवर कर दिया जाता है किसी भी एक्यूज को, तो विटनेस को धमकाने का काम कर सकता है, ठीक है, एविडेंस को टेम्पर करने का काम कर सकता है। और इस आधार पर उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, और वह व्यक्ति हाईकोर्ट चला गया। जब व्यक्ति हाईकोर्ट चला गया, तो हाईकोर्ट जाने के बाद हाईकोर्ट इलाहाबाद बेंच ने इसे अलाउ कर दिया, और 164 का जो बयान था उसका डॉक्यूमेंट उसे दे दिया गया। अब सोचिए कितना गंभीर चूक था हाईकोर्ट के तरफ से, जिस पर की बहुत ही लताड़ पड़ी है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाईकोर्ट को, इलाहाबाद हाईकोर्ट को। वहां पर हाईकोर्ट ने उसे डॉक्यूमेंट देने की इजाजत दे दी। यहाँ पर जिसमें सहारा किस चीज का लिया गया कि पुलिस का जो डॉक्यूमेंट है वह इमीडिएटली जो है वह उसको प्रोवाइड करना होगा एक्यूज को, जैसे कि वो अपना बचाव पक्ष के बारे में सोच सके, बचाव के बारे में सोच सके। लेकिन यहाँ पर बहुत ही हीनस क्राइम का मामला था। यहाँ पर अश्लील वीडियो अपलोड किया गया था, और वो लड़की किडनैप हुई थी, उसका मामला था, जिसको कि डिटेन कर रखा गया था इलीगली उस बाबा के द्वारा, ठीक है। तो वह परिवार जो था वह चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उसे हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर दी। और हैबियस कॉर्पस याचिका जब दायर हुई तब उसमें डायरेक्शन आया, और उसमें कहा गया कि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वह आदेश सरासर गलत है, और चार्जशीट सबमिट होने के पहले यदि किसी भी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर दिया जाता है तो वह बिल्कुल ही इलीगल है। और हाईकोर्ट ने बहुत ही जो है जुडिशियस काम नहीं किया है, इरनस डिसीजन है हाईकोर्ट का। यह डायरेक्शन आया 2020 में एक केस हुआ है। 2020 का जो डेट है, आप 8 अक्टूबर 2020 को ये जजमेंट आया, अभी जस्ट 1 साल पहले की बात है, जिसमें बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया कि चार्जशीट सबमिट होने के पहले किसी भी हालत में एक्यूज को नहीं दिया जा सकता है डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही स्पष्ट कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था स्टैट्यूटरी प्रोविजन की। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आप एसपी के पास जा सकते हैं, और दूसरा है यदि एसपी ने इस पर सुनवाई नहीं की, ठीक है, एसपी ने उस पर सुनवाई नहीं की, तो ऐसी स्थिति में आप
कोर्ट में इसको फाइल कर सकते हैं। उसके लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, इस चीज को आप जान लें। कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया, कोई स्पष्ट इस पर नहीं है कि आप नहीं किया तो आप फिर जा सकते हैं कोर्ट में। आप वेट करें, 1 सप्ताह वेट करें, 15 दिन वेट करें और फिर आप जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर और क्या है उपाय? यदि मान लीजिए इसके अलावा जो लोअर कोर्ट के अलावा क्या उपाय है? हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में हम मैंडेमस रिट याचिका फाइल करेंगे। मैंडेमस रिट क्या होता है? जिसके तहत किसी भी पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्शन दिया जाता है किसी काम को करने के लिए। किसी काम को करने के लिए पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्शन दिया जाता है। और आप ये कहेंगे कि यह एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है, एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया है। ठीक है, तो तब ऐसी स्थिति में मैंडेमस रिट के तहत डायरेक्शन जारी होगा डीजीपी को। ठीक है, डीजीपी को ही पार्टी बनाया जाता है। डीजीपी को डायरेक्शन जारी होगा और यह उन्हें आदेश दिया जाएगा कि आप अमुक थाने में जितना जल्द से जल्द होता है आप इसका एफआईआर दर्ज कराएं। तो ये 2 लीगल रेमेडी हमारे पास, एक तो स्टैट्यूटरी रेमेडी है जिसका प्रावधान सीआरपीसी में किया गया है और दूसरी रेमेडी है हमारे पास जो कि लीगल रेमेडी है। ठीक है ना, जुडिशियल रेमेडी है। इसके आधार पर भी हम इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज को देखते हैं कि कौन कौन सी रेमेडी हम अपना सकते हैं। यहाँ पर वकील का रोल है। ठीक है ना, यहाँ पर यदि एफआईआर पुलिस लॉन्च नहीं करती है तो व्यक्ति तो सीधे नहीं कर सकता है कहीं पर रिट फाइल, तो वह क्या करेगा? वो वकील का सहारा लेगा। यदि एसपी के पास से रेमेडी नहीं मिलती है तब ऐसी स्थिति में वह किसके पास आएगा? तो वकील के पास आएगा। यहाँ पर आपका रोल शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपका रोल शुरू हो जाता है। और ये जहां पर भी जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी प्रोविजन व्यक्ति खुद अवेल कर सकता है, लेकिन जहां पर लीगल रेमेडी की बात है, लीगल प्रोविजन है, और जहां पर जुडिशियल रेमेडी है वहां पर वकील का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। और आप कितना बेहतर तरीके से इसको कर सकते हैं यह देखने की आवश्यकता है। और मैं आपको एक बात और भी बतला दूं कि इसमें 100% सफलता मिलती है। इसमें 100% सफलता मिलती है। जैसे आप कंप्लेन केस करते हैं तो कंप्लेन केस तो लॉन्च होता ही होता है। क्लाइंट आपसे इस बात से खुश है कि जो केस थाने ने नहीं दर्ज किया, जिस एफआईआर को एसपी ने नहीं दर्ज किया, वो वकील साहब हमारे जो है वो कोर्ट के द्वारा इसको दर्ज करवा दिए। तो आप नए वकील हैं तो आप इस चीज को जान लें, ये छोटी छोटी चीजें जो है वो आप बहुत महत्व रखती है जो कि क्लाइंट को इम्प्रेस करने में और क्लाइंट को रेमेडी दिलाने में। इस बात को आप ध्यान में रखें। दूसरा है कि यदि हाई कोर्ट आप चले जाते और हाई कोर्ट से डायरेक्शन दिलवाते हैं तो यह तो लोअर कोर्ट से भी ज्यादा गंभीर मामला हुआ। और वैसी स्थिति में तो लॉन्च करना है एफआईआर को तो तुरंत ही उनको लॉन्च करना पड़ेगा। तो यह जान लें कि आप एफआईआर लॉन्च उनको करना ही पड़ेगा और आपके पास उस बात की रेमेडी है। वो सिर्फ वैसे व्यक्ति को पुलिस डराती है, धमकाती है जो गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो चीजों को नहीं समझते हैं, उन्हीं के ऊपर पुलिस का आजकल जोर चलता है। लेकिन यदि व्यक्ति को कानून की जानकारी है और व्यक्ति को वकील तक एक्सेस है, ठीक है ना, यदि वहां तक सही वकील तक पहुंच सकता है तब ऐसी स्थिति में रेमेडी तो हर हालत में मिलनी है और पुलिस की टायरानी नहीं चल सकती है। और एक बात और भी आपको पता ही होगा कि वकील से ही पुलिस सबसे ज्यादा डरती भी है, क्योंकि वकील को कानून का ज्ञान होता है और कैसे उनका नकेल कसना है उसकी जानकारी वकील के पास होती है। तो इस चीज को आप जान लें कहाँ रेमेडी दे सकते हैं। अब मैं आता हूं कि जब कॉग्निजिबल ऑफेंस नहीं हुआ हो तब, ठीक है ना, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, तब ऐसी स्थिति में क्या एफआईआर लॉन्च कराया जा सकता है? नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस के केस में, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस कहते हैं किसको? जो सीरियस केस नहीं है, ठीक है ना, जो सीरियस केस नहीं। मैं डिफाइन कर चुका हूं पहले, आप पिछले वीडियो को देख ले जाकर, मैं उस पर आगे नहीं जा रहा हूं। तो वहां पर पुलिस के पास यदि आप एफआईआर करने जाते हैं तो पुलिस एक नॉन कॉग्निजिबल एनसीआर रजिस्टर होता है, एनसी रजिस्टर होता है, एनसीआर जिसे हम कहते हैं, वहां पर उस चीज को दर्ज कर लेती है। और दर्ज करने के बाद
वो उसे कहती है कि आप जाकर केस करें, कोर्ट पे जाकर केस करें, क्योंकि वहाँ पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल केस के मामले में पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती है, ठीक है? क्योंकि ना तो उसे उसमें गिरफ्तारी का पावर है, ना ही इन्वेस्टिगेशन का पावर है। वो सारा इन्वेस्टिगेशन वो कब करेगी? वो एनसीआर रजिस्टर में ज़रूर दर्ज कर लेगी। यह वह नहीं कहेगी कि आपकी कंप्लेन को दर्ज नहीं किया जाएगा, लेकिन वो एफआईआर के रूप में नहीं होगा और सिर्फ रजिस्टर में एक एंट्री होगी। रजिस्टर में एक एंट्री होगी और रजिस्टर में जो एंट्री होगी उसके बाद वह कोर्ट में जाएगा मामला, कोर्ट से डायरेक्शन आएगा इन्वेस्टिगेशन का, या फिर वारंट इशू करने की बात आएगी तो वारंट इशू की बात आएगी। लेकिन जब कोर्ट से यह आता है कि एफआईआर दर्ज किया जाए, तब फिर वही पावर मिल जाता है पुलिस को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस में, लेकिन गिरफ्तारी का पावर नहीं मिलता। इन्वेस्टिगेशन का पावर मिल जाता है, ये गिरफ्तारी का पावर नहीं मिलता। गिरफ्तारी वारंट इशू होने के बाद ही की जा सकती है। तो लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि यदि धारा लगी हुई है कॉग्निजेबल ऑफेंस की एक और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की, तब क्या होगा? यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का धारा लगा हुआ तब क्या होगा? तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वह सुपरसीड करेगा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पर, और जो एफआईआर दर्ज होगा वह कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत दर्ज होगा। वो कॉग्निजेबल, जैसे मान लीजिए 323 का एक मामला है और उसके बाद उसके साथ साथ लगा हुआ है अटेम्प्ट टू 307 का मामला लगा हुआ है, तो आप यदि यह कहेंगे कि इसमें 323 का मामला है तो हम इसमें तो एफआईआर कहाँ दर्ज हो सकता है? अब पुलिस कहाँ एफआईआर दर्ज करेगी? ये पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत। इस बात को आप जान लीजिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस के तहत मामला दर्ज होगा। अब दूसरी चीज, एक चीज और भी है कि यदि मान लीजिए कि दो थाने में घटना घट जाए, जैसे मान लीजिए कि थाना ए है जहां पर कोई छोटी घटना घट जाए और थाना बी है, यहाँ पर 323 का केस हुआ, वहां पर जाकर उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर दिया, तो किस थाने में मामला दर्ज होगा? जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वहां पर मामला दर्ज होगा। इस बात को ध्यान दें। और एक दूसरी चीज एक और भी जान ले कि वहां पर जो मामला है 323 का, उसके इलाका मजिस्ट्रेट अलग है, ठीक है ना? 307 का जहां मामला है उसकी इलाका मजिस्ट्रेट अलग है, जुरिस्डिक्शन दोनों का अलग है। ये केस कहाँ चलेगा? वह केस चलेगा 307 का जो इलाका है वहां, और दोनों को क्लब कर दिया जाएगा, दोनों को क्लब कर दिया जाएगा। अब एक मान लीजिए कि दो थाने में अलग अलग घटनाएं हो गई, दो थाने में अलग अलग घटनाएं हो गई और दोनों में जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस ही है, तब ऐसी स्थिति में कहाँ मामला दर्ज होगा? ये थोड़ा माइंड बॉगलिंग का मामला है। तो वहां पर जुरिस्डिक्शन किसका हो जाता है? वहां पर, यहाँ पर हमारी भूमिका शुरू हो जाती है, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो जाता है। हाई कोर्ट डिसाइड करती है कि यह कहाँ पर दर्ज होगा एफआईआर और कौन से कोर्ट में चलेगा। इस बात को जान लें, कहाँ एफआईआर दर्ज होगा, क्योंकि क्लैश है इक्वल का, ठीक है? वहां पर मामला कहाँ दर्ज होगा? हाई कोर्ट में चला जाएगा और हमारा रोल स्टार्ट होगा। हम वहां पर प्ली करेंगे कि यह मामला है, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन देगा कि कहाँ पर दर्ज हो। तो सर, सफर के दौरान यदि कोई घटना घट गई, सफर के दौरान यदि कोई घटना घट गई, तब ऐसी स्थिति में एफआईआर कहाँ दर्ज होगा? जैसे मान लीजिए कि आप बस से जा रहे हैं और लूटपाट हो गई, ठीक है? तो जहां पर डेस्टिनेशन पर आप पहुंचेंगे वहां पर एफआईआर लॉन्च होगा, जहां डेस्टिनेशन पर आप पहुंचेंगे वहां पर एफआईआर लॉन्च होगा। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो बेहतर तरीके से आप वकालत कर सकते हैं।